एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग एजोरा। तो हम इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी सीरीज़ कर रहे थे, ओके। एंड लास्ट वीडियो में हमने करा था इकोनॉमिक्स टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट एफ एंड जी. So today we are going to do the economics terms starting from alphabet H and I. Okay? So without wasting a little single minute, let's start. So words starting from alphabet H. So first word we have is hedging. Okay? तो hedging क्या होता है? hedging against investment. hedging क्या है? एक प्रोसेस है जो आपको फ्यूचर में जो आपको रिस्क है उससे प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, मान लो आज एक डील होती है. ठीक है, आज एक डील होती है करेंसी पे. ठीक है, जैसे कि आज डॉलर और रुपीज़ में डील हो रही है. तो आज की डेट में 20th में आज की डेट में डॉलर का प्राइस मान लो ₹75 इक्वल्स टू $1 है. तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में भी ये प्राइस जो है ये ऐसा कांस्टेंट रहेगा? इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है. तो इस इंक्रीज़ डिक्रीज़ के रिस्क को कम करने के लिए जो प्रोसेस होता है या जो एग्रीमेंट होता है उसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं हेजिंग. ओके, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ रिस्क रिड्यूसिंग एग्रीमेंट. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल इज़ जैसे पर्सन है, पर्सन को जब आप कैपिटल की तरह यूज़ करते हो, एक ह्यूमन को जब एक कैपिटल की तरह यूज़ करते हो तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल कहलाता है. ठीक है, तो यूटिलाइजिंग एनी ह्यूमन असेट, ओके, यूटिलाइजिंग एनी ह्यूमन असेट एज अ कैपिटल विल बी टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल. अब हम ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, हेल्थ केयर प्रोवाइड करके. ठीक है, सो दिस इज़ ह्यूमन कैपिटल. Now moving to next term which is human capital formation. Okay, so these are two different terms, don't confuse between them. Human capital and human capital formation. Human capital formation मतलब कि human capital को फॉर्म करना. ठीक है, ह्यूमन जो है, जैसे मैं हूँ, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ. अब मेरे को एजुकेशन दे करके, मेरे ऊपर ट्रेनिंग पे खर्चा करके, मेरे हेल्थ केयर पे खर्चा करके अगर मेरे को एक असेट की तरह बनाया जाता है कि मैं आगे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ में और उसके प्रोडक्शन में, तो आई विल बी टर्म्ड एज ह्यूमन कैपिटल. ओके, और जो मेरे को खर्चा हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है, मेरे को ह्यूमन कैपिटल बनाने में वो खर्चा ही क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, या वो प्रोसेस क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, तो जब आप इन्वेस्ट करते हो एजुकेशन में, स्किल में, डेवलपमेंट में या हेल्थ केयर में, तो ये पूरा खर्चा जो है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये हमारा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब एक तरीके का मेजरमेंट. ठीक है, तो जब आप ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए एक मेजरमेंट जो है वो लेते हो तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस, क्या है कि एक कंट्री में डेवलपमेंट क्या होगा? जब वहाँ का एजुकेशन अच्छा हो, जब वहाँ का लाइफ स्पैन जो है, जैसे अभी इंडिया में 67.9 ईयर्स जो है अप्रॉक्सीमेटली लाइफ स्पैन है एवरेज लोग, जो एवरेज पीपल है उनका. ठीक है, और वहाँ पे क्लीन वाटर अवेलेबल हो. तो ये 3 क्राइटेरिया हैं यूएन के, यूनाइटेड नेशंस के, जिसके बेसिस पे बोला जाता है येस दिस कंट्री हैज़ ह्यूमन डेवलपमेंट. ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कुछ नहीं है, ये तीनों क्राइटेरिया जहाँ पे फुलफिल होंगे वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, जहाँ पे नहीं होंगे वहाँ पे नहीं है. और इंडेक्स जो इसको बताता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टर्म विच इज़ हाइपर इन्फ्लेशन. हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या होता है? जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, जब प्राइस लेवल में इंक्रीज़ होता है, मान लो 10% हो गया, 7% हो गया, 8% हो गया, तो ये जो है ये कॉमन है. वैसे ज़्यादा है ये, पर ये यूजुअली देखने को मिलता है. पर कभी जब एक इकोनॉमी में प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि 100% हाइक, 200% हाइक, ऐसा हाइक जो होता है, ऐसा प्राइस में इंक्रीज़ जो है, ऐसा इंक्रीमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? सिचुएशन को हाइपर इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाए. ठीक है, सो दैट टर्म विल बी यूज्ड एज हाइपर इन्फ्लेशन. जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी में प्राइजेज़ हैं वो 23,000% जो है वो इंक्रीज़ हो गए थे.
ठीक है, जो वॉर से पहले जो प्राइस थे और वॉर के बाद जो प्राइस थे, उन दोनों में डिफरेंस कितना था, 23,000%। सोच सकते हो कितना ज़्यादा मतलब अगर आपको कोई चीज़ 1 रुपये की मिल रही थी वॉर से पहले, तो वो 23,000 रुपये की मिलने लगी वॉर के बाद. So you can imagine that situation. Okay. So now moving to next term, which is hysteresis. Okay. Hysteresis क्या होता है? Hysteresis मतलब कि ऐसा एक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जहाँ पे जो जैसे यहाँ पे द इकोनॉमी दैट परसिस्ट इवन आफ्टर द फैक्टर्स दैट लेड टू दैट इवेंट. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मेनली यूज़ होता है एम्प्लॉयमेंट के सेंस में, ठीक है. जैसे कोविड के सिचुएशन में क्या हुआ, हिस्टेरिस का मतलब क्या होता है बेसिकली? हिस्टेरिस का मतलब है कि जब एक सिचुएशन की वजह से, किसी एक रिसेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, जब लोगों की हैबिट चेंज हो जाती है, ठीक है, और वो सिचुएशन जाने के बाद भी लोग अपनी हैबिट कांस्टेंट रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते, ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या होता है, हिस्टेरिसिस. जैसे अभी कोविड में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, ठीक है, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो जब ये कोविड चला जाएगा, ठीक है, होप जल्दी चला जाए, जब ये कोविड चला जाएगा तो उसके बाद भी जो लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे, या फिर उनका हैबिट है कि वो काम जैसे छूट गया, तो उनकी हैबिट हो गई कि मेरे को काम नहीं करना, तो रिसेशन मतलब कोविड के बाद भी वो लोग काम नहीं करना चाहेंगे. तो ये सिचुएशन जो हो जाएगा, जब जो उस टाइम की वजह से जो हैबिट क्रिएट हुई वो लाइफ लॉन्ग मतलब थोड़े ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रहे, तो उस सिचुएशन को हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, ठीक है. तो मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा कोविड के एग्जाम्पल से. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म. सो वी आर डन विद अल्फ़ाबेट एच. ओके, हमने सारे टर्म्स कर लिए अल्फ़ाबेट एच से, जो भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स में टर्म्स यूज़ होते हैं. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट विच इज़ अल्फ़ाबेट आई. अल्फ़ाबेट आई में फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, इम्पोर्ट्स, ठीक है. इम्पोर्ट्स क्या होता है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन. फॉरेन से जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो उसको हम इम्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, इनकम. इनकम इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या होता है, इनकम का मतलब रिसिट्स. जब आपको कोई चीज़ रिसीव हो रही हो, तो यहाँ पे रिसिट्स की हम बात किसके लिए करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जो क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है. तो अब इनके लिए जो इनका रिसिट है, इनका इनकम है. जैसे लेबर के लिए इनके वेजेस जो है, इनका इनकम है. एंटरप्राइजेस के लिए प्रॉफिट जो है वो इनकम है. कैपिटल के लिए जो है इंटरेस्ट इनकम है. और रेंट के लैंड के लिए जो है रेंट जो है वो इनकम है, ठीक है. तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जो उनका इनकम है, ये ऐसे इकोनॉमिक्स में इसको डिफाइन करा जाता है, ठीक है. तो इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से इनकम का मीनिंग है. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट क्या होता है, जैसे जनरल लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगा, डिमांड इंक्रीज़ होगा तो प्राइस को डिक्रीज़ होना ही है, ठीक है. तो इनकम इफेक्ट यही है कि जब डिमांड में चेंज हो फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कॉज्ड बाय द इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है. हम यहाँ पे बात कर रहे थे लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और डिमांड के बीच में, पर जब हम डिमांड और इनकम के बीच में बात करें तो वो हमारा इनकम इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है. जैसे कि आपकी इनकम इंक्रीज़ होने की वजह से अगर आप किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हो तो क्या हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा डिमांड करना क्या है, इनकम इफेक्ट है उस कमोडिटी पे, ठीक है. नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स क्या होता है, कोई भी ऐसा टैक्स जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हो, किस पे, आपकी पर्सनल इनकम पे, ठीक है. जो आप अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स पे कर रहे हो वो आपका इनकम टैक्स है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इनकम्बेंट एडवांटेज. इनकम्बेंट एडवांटेज क्या होता है, जैसे अभी मान लो मार्केट में कुछ कंपनीज सेटअप है ऑलरेडी, जैसे पेप्सी और कोक जो है ये मेजर कंपनीज है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में, ठीक है. तो अब आपको क्या लगता है, कोई अगर कॉम्पिटिटर आता है, ठीक है, तो क्या वो एंटर कर पाएगा उस मार्केट में, नहीं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है. तो ये एडवांटेज जो मिल रहा है, जो एकदम मतलब शुरू से उस मार्केट में, जैसे पेप्सी और कोक शुरू से सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केट में है,
ठीक है। तो अब कोई उस अगर मार्केट में आना चाहता है तो उसको उनको compete करना पड़ेगा, और हो सकता है वो उसको एक्वायर कर ले, compete करने का मौका ही ना दे। तो ऐसा एडवांटेज जो फर्म उस मार्केट में ऑलरेडी है उनको मिलता है, जैसे पेप्सी और कोक को ऑलरेडी वो एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है, कि वो और किसी को नहीं आने देंगे, क्यों, कि उनका रूल है उस मार्केट पे, ठीक है। तो ऐसे एडवांटेज को हम कहते हैं इनकम्बेंट एडवांटेज, ओके। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा टर्म है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमने पहले भी बात कर, इंडेक्स नंबर क्या है, एक तरीके का मेजरमेंट है। और इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक्स में मेनली किसके लिए यूज़ होता है, जनरल प्राइस लेवल के चेंज के लिए। जब भी आपको जनरल प्राइस लेवल में कितना चेंज हो रहा है वो देखना हो तो आप किससे देखते हो, इंडेक्स नंबर से। जो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी क्या है, हमारा एक इंडेक्स नंबर है जो हमें एक डेटा प्रोवाइड करता है कितनी महंगाई बढ़ी और किसके लिए कितनी बढ़ी है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर हो गया। इसके बाद हमारा टर्म है इंडिफरेंस कर्व, ओके। तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इकोनॉमिक्स में ये एक ऐसा कर्व होता है जो आपके सेटिस्फेक्शन को बताता है, ठीक है, कि वो कर्व, जैसे यहाँ पे मैंने इसका इमेज लगाया, ठीक है, जैसे इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे देखो, ये IC1, IC2, IC3, ये 3 इंडिफरेंस कर्व है। और ये क्या बता रहे हैं, आपके लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि एक कमोडिटी से आप कितना खुश हो, मतलब उसको कंज्यूम करके कितना खुश हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे IC1 अगर सबसे नीचे है तो ये सबसे कम सेटिस्फेक्शन बताएगा, IC2 सबसे ऊपर है तो ये इससे ज़्यादा बताएगा, ठीक है, ये इससे ज़्यादा होगा, और बात करें तो ये इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो IC1 सबसे कम सेटिस्फेक्शन, फिर IC2 उससे ज़्यादा, फिर IC3 सबसे ज़्यादा। तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व, जिसमें जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो शो होता है, और एक इंडिफरेंस कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी सेम होता है, ठीक है। IC1 पे आपको जितना सेटिस्फेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे सेम मिलेगा, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, ठीक है, आप किसी मीडिएटर को पे करते हो और वो मीडिएटर आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे करता है। जैसे कि अगर आप मैकडी में खाना खाने जाते हो कुछ, तो आप एक सर्विस टैक्स प्रोवाइड करते हो, किसको, मैकडी को। अब मैकडी वो अपने पास नहीं रखता, वो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सर्विस टैक्स क्या हो गया, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इनइलास्टिक। इनइलास्टिक क्या होता है, एक सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई और डिमांड, ठीक है, सप्लाई और डिमांड प्राइस में या इनकम में चेंज होने के बाद भी चेंज नहीं होती, ठीक है। जो सप्लाई और डिमांड है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा प्राइस के चेंज होने का, ठीक है। अगर प्राइस ज़्यादा हो रहा है तो भी डिमांड उतना ही है, प्राइस कम हो रहा है तो भी डिमांड इतना ही है। जैसे कि नमक, ठीक है, नमक का प्राइस चाहे 21 रुपये हो जाए तो भी आप 1 किलो कंज्यूम करोगे, चाहे 20 रुपये हो जाए तो भी आप 1 किलो कंज्यूम करोगे, या फिर उसका प्राइस 19 रुपीज़ हो जाए तो भी आप 1 किलो कंज्यूम करोगे, ठीक है, क्योंकि ये एक नेसेसिटी है, आप नहीं कर सकते उसको चाह करके भी, ठीक है। तो ऐसे डिमांड को हम कहते हैं इनइलास्टिक, ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं इनइलास्टिक। नेक्स्ट बात करें तो इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, कहीं पे भी जहाँ अनईक्वल सिचुएशन, ठीक है। और इनइक्वालिटी हम मेजर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम के सेंस में। तो जहाँ पे भी किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में, जहाँ पे भी जो सिचुएशन है वो बहुत अनईक्वल है, ठीक है, कि एक बहुत ज़्यादा पुअर है, एक बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो दो बहुत ज़्यादा अनईक्वल सिचुएशन, जैसे ये रिच है ये पुअर है, तो बहुत डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स होते हैं इन्फीरियर गुड्स जिसको हम मेनली बैड क्वालिटी का कहते हैं। मतलब जब आपके पास इनकम नहीं है, ठीक है, जब आपकी इनकम लो है तब आप उस गुड को कंज्यूम करते हो, तो ऐसे गुड्स को हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो है सबके केस में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर जैसे ओट्स की बात करें तो ओट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिच लोग जो हैं वो भी कंज्यूम करते हैं, और वहीं ओट्स जो है बाजरा जिसको हम कहते हैं, वो जिनकी इनकम नहीं होती वो लोग भी उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो सबके लिए अपने अपने सेंस में इन्फीरियर गुड्स होता है, बट मैटर क्या करता है कि आप उसको तब यूज़ करो, या उसका डिफ़ाइन कब हो सकता है, आप उसको तब यूज़ करो जब आपका इनकम लो है, ठीक है। ओट्स कोई गरीब यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो इन्फीरियर गुड्स है, ओट्स कोई अमीर यूज़ कर रहा है तो उसके लिए वो इन्फीरियर गुड्स नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म विच इज़ इन्फ्लेशन।
इन्फ्लेशन क्या होता है, हमने पहले बात करी, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। तो गुड्स और सर्विसेज का किसी भी इकोनॉमी में जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे 10%, 7%, 6%, ये नॉर्मली इन्फ्लेशन होता है किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, 10% ज़्यादा हो गया, 6 और 5% जो है ये नॉर्मली है। तो ये क्या है हमारा इन्फ्लेशन, जब प्राइस में इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड। तो इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बात करें तो आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, रोड्स हो गए, ठीक है, हाईवेज़ हो गए, वो चीज़ें जो आपको एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपको हर तरीके से जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इनको हम वीन्स और आर्टरीज भी कहते हैं इकोनॉमी का, ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो इकोनॉमी वर्क नहीं कर सकता। आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, एजुकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हेल्थ केयर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, सो दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नीडेड इन एनी कंट्री, और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, कि हमारा डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म वी हैव इज़ इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन अगर हम बात करें तो मेनली चेंजेस होते हैं, और कौन से चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, ठीक है। तो इनोवेशन डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज़। तो जब भी आप डेवलपमेंट करते हो आइडिया का, ठीक है, या जो टेक्नोलॉजी पहले से आ रही है आप उसको थोड़ा चेंज करते हो, ठीक है, और पॉजिटिव वे में चेंज करते हो, कि अब पहले बहुत मुश्किल था तो आपने उसको आसान बनाया है, ठीक है। जैसे पेपर वर्क होता था पहले, अभी क्या कंप्यूटर वर्क हो गया है, तो ये क्या एक तरीका इनोवेशन है। ओके, सो दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज इनोवेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वी हैव टर्म विच इज़ इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इसको आसान भाषा में कहें तो इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि जब आप एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप अपने एक मतलब कंपनी से या किसी मार्केट से बाहर लीक करते हो, ठीक है, तो उस लीकेज को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। और वो बाहर लीक करने से आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होता है, मार्केट में उथल पुथल हो जाता है, कि ये सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जैसे प्राइस ऑफ शेयर है, आपको पता है प्राइस इसका इंक्रीज़ होने वाला है, और आपको पता है, ठीक है, आप उस मार्केट में हो, पर आपने ये चीज़ उस कंपनी के भी मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये, और आपने ये बाहर लीक कर दिया, तो सबके सब उसको ख़रीदने लग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन या ऐसी ट्रेडिंग जो कि इलीगल है एक तरीके से, इसको हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो लीगल होते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं वेरीफाइड हैं बाय गवर्नमेंट। जैसे कि हमारी फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम बात करें तो पेंशन फंड्स, फंड मैनेजमेंट कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, ये सारी क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हेज फंड्स, चैरिटेबल इंडाउमेंट ट्रस्ट, ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और लीगल हैं और गवर्नमेंट वेरीफाइड है, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेज को हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर तो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसी कोई पॉलिसी जो आपका फ्यूचर रिस्क जो है उसको कम करती है, ठीक है। इंश्योरेंस आप किस किस चीज़ का लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस तो क्या करते हैं, वो आपके लाइफ का रिस्क जो है वो कम करते हैं, ठीक है, कि अगर कभी आपको कुछ हो जाए तो जो हम मतलब कंपनी है वो आपके लिए पैसा देगी, आपके फैमिली को, ठीक है, जो भी आपका नॉमिनी है उसको, ताकि आपकी फैमिली जो है वो अच्छे से रह पाए, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जब हम रिड्यूस करते हैं रिस्क किसी भी चीज़ में, तो वो क्या कहलाता है, वो पॉलिसी क्या कहलाती है, इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा है इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, वो असेट्स जिसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर उनकी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे कि हमारा पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं इनको, और इस पर मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हो जा करके इफ़ यू वांट। फिर नेक्स्ट टर्म है हमारे इंटेलेक्चुअल कैपिटल या प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने बात कर ली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की, जैसे कि हमारा पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ठीक है। ये मेनली क्या होते हैं, ऐसे असेट्स होते हैं जो मतलब आपके आइडिया से जनरेट होते हैं, ठीक है। आपने एक यूनिक आइडिया बनाया, ठीक है, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है, तो आपने क्या करा, उस यूनिक आइडिया को पेटेंट करवा लिया, ठीक है, आपने उसको मार्केट में एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी, उस आइडेंटिटी को हम कह रहे हैं पेटेंट, ठीक है। अब कोई आपका वो आइडिया चुरा नहीं सकता, अगर चुराता है तो आप उस पर केस कर सकते हो, ओके।
सो दैट विल बी टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअल कैपिटल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ इनकम जो आपको कहाँ पे मिलता है, मतलब आपको आपके जो शेयर्स होते हैं उस पर, मतलब इंटरेस्ट आपका बेसिकली किसी भी इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता है जब आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, और ये एक तरीके का क्या है, आपका अर्निंग। ठीक है, तो अ, तो एक तरीके से यहाँ पे जैसे कंपनसेट लेंडर्स फॉर द रिस्क दे टेक इन मेकिंग देयर मनी, तो एक तरीके से आपका कंपनसेशन है, जो आप रिस्क ले रहे हो उसके बदले जो आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आप रिस्क ले रहे हो, और उस रिस्क के बदले आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट। तभी हम कहते हैं हायर द रिस्क हायर विल बी द इनकम। ओके, नेक्स्ट टर्म वी हैव इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म विच इज़ इंटरनेशनल एड। इंटरनेशनल एड क्या होते हैं? इंटरनेशनल एड का मतलब कोई भी ऐसा मदद, ठीक है, कोई भी ऐसी हेल्प जो आपको फॉरेन कंट्री से, कहीं भी इंटरनेशनल बाउंड्री से मिल रही है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है इंटरनेशनल एड। जैसे कि कोविड-19 में अभी हमें बहुत से देशों से वैक्सीन्स मिले हैं, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स मिले हैं, प्लांट्स मिले हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल एड्स। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ ने हमें हेल्प करा है अभी कोविड सिचुएशन में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल एड। नेक्स्ट टर्म विच इज़ कॉल्ड एज इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है, जब सेंट्रल बैंक, ठीक है, जैसे एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज रेट जो फिक्स करने का काम है वो होता है हमारे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जब सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस करता है, सेंट्रल बैंक मतलब अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अगर आरबीआई इन्फ्लुएंस करे, आरबीआई इंटरवीन करे उसमें कि ठीक है तो 75 हो रहा है, कोई नहीं, तो उसको थोड़ा मैनेज करिए 73। तो जब भी इंटरवेंशन होगा किसी भी बैंक का, किसी भी सेंट्रल बैंक का, किसी भी कंट्री के, जैसे आरबीआई का, तो उसको इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरवेंशन। ये मेनली हमारा किस में होता है, एक्सचेंज रेट को फिक्स करने में। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट अगर कोई रेट फिक्स कर रहा है और सेंट्रल बैंक ने बोल दिया किसी कंट्री के, नहीं आप इतना नहीं इतना रखो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरवेंशन एक तरीके का। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस इंटरवेंशन पे मैंने पूरा वीडियो बनाया, फॉरेन एक्सचेंज रेट, आपको पूरा जानना है तो आप देख सकते हो जा करके। ओके, नेक्स्ट टर्म विच इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, अभी हमने पहले बात करी। ठीक है, तो इंटरेस्ट किस पे मिल रहा है, जब आपने इन्वेस्ट करा है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जब भी आप कहीं पे कोई पैसा लगा रहे हो, ठीक है, कि आपको वहाँ से रिटर्न आएगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पैसा लगाना ही क्या है, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट। सो पुटिंग मनी टू वर्क। ओके, सो पुटिंग मनी टू वर्क एंड इन होप ऑफ मेकिंग इवन मोर मनी। इंटरेस्ट जो है आपका वो मनी आ रहा है और इन्वेस्टमेंट आपका लगा ही हुआ है, तो ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो पुटिंग मनी टू वर्क एंड गेटिंग इनकम फ्रॉम दैट इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट टर्म विच इज़ कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट टेक्स, जैसे यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट टेक्स टू फॉर्म, डायरेक्ट स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग, जैसे आप बिल्डिंग बना लो डायरेक्ट स्पेंड करके। ठीक है, और दूसरा आप सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दो, फाइनेंशियल कैपिटल्स में। तो ऐसे दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टर्म वी हैव इज इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, ऐसा ट्रेड जब जो आप देख नहीं सकते। ठीक है, कोई फिजिकल एसेट नहीं होगा उसमें इन्वॉल्व, पर वहाँ पे आपकी सर्विसेज इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि आपके बैंकिंग सर्विसेज होते हैं, आपके एडवर्टाइजिंग सर्विसेज होते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज होते हैं। ओके, so that services that exchange or that export and import of those services like banking, advertising or healthcare services will be termed as invisible trade। और invisible trade जो है हमारा किस में आता है, ये BOP का पार्ट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ओके, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया है, इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट। ओके, नेक्स्ट टर्म वी हैव इज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। इनवर्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हमारे पास ओके बाहर से इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जब हमारे पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे कि जियो में फेसबुक ने पैसा लगाया था, 10% स्टेक खरीदे थे। ओके, सो दैट इन्वेस्टमेंट विल बी टर्म्ड एज इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोई पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्ड इन्वेस्टमेंट। सो वी आर डन विथ अल्फ़ाबेट आई ऑल्सो। ओके, अल्फ़ाबेट H हो गया, अल्फ़ाबेट I हो गया, एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द सीरीज। And if you like this video, so please subscribe the channel for more updates like these videos, and thank you so much for watching. Don't forget to share it with your friends and comment your views and doubts if any, and thank you so much for watching. See you in the next video.